हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यावन झारखंड पर। दोस्तों, आपको काफी दिनों से इंतजार था, यानी कि बेसब्री से इंतजार था, जिस चीज का यानी कि जिस सब्जेक्ट का, वो अभी आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको इंतजार था दोस्तों, साइंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की विद्यावन झारखंड यानी कि असित सर कब प्रोवाइड करेंगे, वो आपको बताएंगे। अभी मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, यानी कि साइंस में एक चैप्टर से लेकर जो 12 चैप्टर तक, आपके 12 चैप्टर तक है, इनमें से मैंने 50 क्वेश्चन सबको छांट के निकाले। नहीं, हर एक चैप्टर से दो चार क्वेश्चंस निकाला है। जिसे अगर चार क्वेश्चंस निकाला है तो आपको दो क्वेश्चंस एकदम इंपॉर्टेंट है कि आएगा ही आएगा, एकदम महत्वपूर्ण है, आएगा ही आएगा दोस्तों। और मैं जानकारी के लिए बता दूं, आज के जमाने में आपको हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो जो आप करोगे क्या सर, बोलो, पूछो सर, क्या करोगे हार्ड वर्क अगर नहीं करेंगे? स्मार्ट वर्क करो ना भाई, स्मार्ट वर्क करो। अगर आप अपने घड़ी पे, अपने हाथ पे अगर स्मार्ट वॉच पहन सकते हो, स्मार्टफोन का यूज कर सकते हो, तो स्मार्ट वर्क क्यों नहीं कर सकते हो भाई? कर सकते हो जरूर। तो मैं आपको स्मार्ट वर्क कैसे करना होगा वो आपको मैं अभी बताऊंगा दोस्तों। और आपको मैंने जैसे पहले बताया था कि मैंने एक से लेकर 12 चैप्टर में, यानी कि हर एक चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस को छांट के निकाला है, जो आपके जेक बोर्ड में यानी कि झारखंड बोर्ड में काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बार आ चुके हैं और काफी बार आएंगे। मेरे बात समझ रहे होंगे। तो अभी चलते हैं दोस्तों, इसका आपको सर कैसे क्वेश्चंस बनाए हमको दिखाइए। तो लीजिए लीजिए दोस्तों, आपके सामने वो क्वेश्चंस आ गया है जो आपको काफी दिनों से इंतजार था, यानी कि अध्याय 1। अध्याय 1 में क्या है दोस्तों? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये चैप्टर का नाम है दोस्तों। आपको कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जैसे मैंने यहाँ 1 से 6 क्वेश्चंस प्रोवाइड किया यानी कि बनाया है। आपको 6 क्वेश्चंस में से पक्का है, गारंटी है कि 3 क्वेश्चंस आना ही आना है दोस्तों। मेरी बात समझ रहे हो ना? यानी कि आना ही आना है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक नंबर क्या है? संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, या परिभाषा दीजिए, या संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया को समझाइए। इसे अगर प्रकार के आपको रहेगा ना क्वेश्चन, तो उसका आंसर ही होगा जो आप जानते हैं, या जो मैं बताऊंगा, या जो आप पढ़े हैं। मेरे बात को आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा नंबर क्या है? उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर बताइए। ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। अगर ये क्वेश्चंस 2024 में पूछे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप 2025 में नहीं पढ़ेंगे। 2025 में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस को 2024 में पूछ चुका था। अब ये क्वेश्चंस अगर 2025 में पूछा है तो इसको 26 के लिए नहीं पढ़ेंगे। यानी कि 2026 में आपको ये सारे क्वेश्चंस, जो आपको चार बच रहा है, इन्हीं चारों में से कोई एक क्वेश्चन सबको देगा दोस्तों। यानी कि तीसरा क्वेश्चन क्या है? विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। चौथा क्या है? अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, यानी कि जहां पे अवक्षेप का निर्माण करता है वो अवक्षेपण अभिक्रिया होता है दोस्तों। पांचवा क्या है? उपचयन और अपचयन में क्या अंतर है। पांचवा नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। छठा क्या है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। यानी कि 6 क्वेश्चंस में आपको 6 ही क्वेश्चंस पे जोर डालना है ज्यादातर, ऐसा नहीं कि बाकी को पढ़ना नहीं है, बाकी सबको भी पढ़ना है, लेकिन 6 क्वेश्चंस जो काफी ज्यादा पढ़ना है, काफी ज्यादा ध्यान देना है, काफी जोर डालना है दोस्तों। समझ गए होंगे। अध्याय 2 में देखिए, अध्याय 2 क्या कहता? अम्ल, क्षार एवं लवण। यानी कि अम्ल, क्षार एवं लवण में जो 4 क्वेश्चन जो मैंने बनाया है, चारों में से कोई दो तो दोस्तों पक्का आया होगा। जो 2024 में भी आपको दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 25 में भी मिलेंगे, 23 में भी और 26 में भी, इन्हीं चारों में से दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहला नंबर क्या है दोस्तों? उदासीनी अभिकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? दो उदाहरण दे। एक नंबर क्वेश्चन। दूसरा क्या है? आश्रित जल विद्युत का चालन क्यों नहीं करता है तथा जबकि वर्षा जल होता है। यानी कि आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर सकता है, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। आपको मैं उस क्वेश्चन को कैसे पूछेगा वो मैं बता दे रहा हूं, यानी कि हर एक समस्या का समाधान मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। आश्रित जल विद्युत का चालन करता है, क्यों करता है, आपको ये भी पूछ सकता है। यही क्वेश्चंस में उस क्वेश्चंस को बना के दे देगा, तो आपको बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या करा? धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, विरंजक चूर्ण का तीन तीन उपयोग देखिए। यानी कि तीन तीन आपको डबल नहीं रहेगा, यानी कि आपको यहाँ जैसे 3 क्वेश्चन मैंने अटैच कर दिया, आपको 3 क्वेश्चन में से कोई एक पूछेगा। आपको एक तो पूछ सकता है धोने का सोडा का 3 उपयोग लिखिए, या तो पूछेगा बेकिंग सोडा का 3 उपयोग, या विरंजक चूर्ण का 3 उपयोग। लेकिन दोस्तों मैंने जो देखा है, ज्यादातर आपको पूछता है कि विरंजक चूर्ण का 3 उपयोग, ज्यादा मात्रा में आपको पूछता है विरंजक चूर्ण का 3 उपयोग बताइए। समझ गए होंगे। चौथा नंबर क्या है? चौथा क्वेश्चन, ठीक है, जिप्सम क्या होता है?
इसको 373 केल्विन ताप पर गर्म करने से क्या होता है, यानी कि चौथा नंबर 373 ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। यानी कि चौथा नंबर भी काफी इंपॉर्टेंट है, जो 2025 को शायद पूछे गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 3 यानी कि अध्याय 3 पे देखते हैं दोस्तों। इनमें से मैंने 3 क्वेश्चन छांट के निकाला है, और तीनों क्वेश्चंस को ऐसा एक भी बार एग्जाम में नहीं हुआ जो पूछा नहीं है। यानी कि आप 2026 के आप सोच सकते हैं, ये बारी सोचने की बारी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा, धातु एवं अधातु। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है भाई, धातु एवं अधातु में कोई दो भौतिक और कोई दो रासायनिक अंतर को लिखना है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग से भी पूछ सकता है, यानी कि धातु और अधातु के 3 उपयोग बताइए, ये भी दे सकता है, आपको 3 नंबर में पूछे जाएंगे। अगर ये 1 नंबर को ऐसे सेम टू सेम देते हैं तो ये 5 नंबर पूछेंगे। अगर आपको दे दे धातु और अधातु के 3 उपयोग तो उसमें 3 नंबर देंगे। इस क्वेश्चन को और एक बनाने का तरीका है, धातु एवं अधातु के भौतिक के 3 गुण, या धातु एवं अधातु के रासायनिक अंतर के 3 गुण। आपको इस क्वेश्चन को, इसी क्वेश्चन को आपको अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, जो मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा दोस्तों, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है, 2 उदाहरण दे। उभयधर्मी ऑक्साइड जिसमें दोनों प्रकृति होगी, उभयधर्मी ऑक्साइड होगी। ठीक है, 3 क्या है दोस्तों, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, यानी कि सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में। ये क्वेश्चंस को काफी बार पूछा गया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है दोस्तों, उभयधर्मी। ठीक है, यानी कि चैप्टर नंबर 3 पे आपको 3 क्वेश्चंस में से कोई 1 या 2 तो बचता है कि आ जाएंगे, इसलिए पढ़ के जाइएगा। चौथा नंबर पे देखिए दोस्तों, मैंने जो इंपॉर्टेंट बनाया है आपके लिए, इतना मेहनत किया है दोस्तों, अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 में कार्बन एवं उसके यौगिक। पहला नंबर क्या है, समजातीय सरणी किसे कहते हैं। ठीक है, पहला नंबर पे समजातीय सरणी किसे कहते हैं, इसको भी काफी बार पूछा गया है। दूसरा नंबर क्या है, संकलन एवं प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दे। इसको अब तक पूछा गया नहीं है ना, लेकिन इस बार आने की संभावना है, इसलिए इसको भी पढ़ के जरूर जाइएगा दोस्तों। तीसरा नंबर को भी पूछा गया है, हाइड्रोजनीकरण क्या है, इसका औद्योगिक उपयोग क्या है। हाँ, इसका औद्योगिक उपयोग एक बार भी नहीं पूछा गया, तो मैंने जोड़ दिया है। अगर बाय द वे आपको पूछ दे और आप ना कर पाओ, ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपको शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। तीसरा क्या है, हाइड्रोजनीकरण क्या है। चौथा पे क्या है, इसको पूछा गया सवाल है भाई, एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसको 2019-23 में पूछा गया था। ठीक है, 5 नंबर क्या है, यानी कि समवायता किसे कहते हैं, पेंटन के समावयवों के नाम एवं संरचना सूत्र लिखिए, है ना, ये क्वेश्चंस को भी पूछा जाता है। यानी कि मैंने आपको यहाँ पे 5 क्वेश्चंस बता दिया दोस्तों। 5 क्वेश्चंस में से आपको 2 क्वेश्चंस तो पक्का है कि आपको आएंगे ही आएंगे दोस्तों। और एक बात मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, आपको ये क्वेश्चंस आपको पढ़ के जरूर जाना है बस। अध्याय 5 यानी कि चैप्टर 5 जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, 5 क्वेश्चंस दे दिए हैं। दूसरा क्या, पहला क्या है भाई, पोषण की परिभाषा दे। आपको ये सिंगल तरीके से भी पूछ सकते हैं, पोषण की परिभाषा दे तो आपको 2 नंबर मिलेंगे अगर सिंगल क्वेश्चन देते हैं। अगर स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है, अगर ये अटैच करते हैं तो आपको 5 नंबर में क्वेश्चन सजा हुआ रहेगा दोस्तों। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। अगर आपको सिर्फ स्वपोषी तथा विषमपोषी में क्या अंतर है सिर्फ पूछे तो आपको 3 नंबर देगा, यानी कि 3 और 2 5। आपको अगर पूरा दे देता है तो 5 नंबर। आपको तोड़ मोड़ के कैसे भी करके क्वेश्चन देगा, आपको घबराने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है दोस्तों। मैं इसका अगला वीडियो आपको आंसर के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। अमीबा में पोषण का सचित्र वर्णन करें, इसको तो पता नहीं कितना बार पूछा है दोस्तों, 2019, 23, 24, 25, इसको अमीबा में पोषण बहुत बार पूछा गया। इसको तो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैं इसको कहूंगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट। इसलिए आप इसको छोड़िएगा नहीं, इसको रट के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा, समझ के जाइएगा। ठीक है, तीसरा क्या है भाई, वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। शोषण ऐसा शोषण नहीं होता है दोस्तों, ऐसा शोषण होता है, प्रिंट में मिस्टेक हो गया होगा, यहाँ पे भी ऐसा शोषण होता है। आप ऐसा क्वेश्चन सबको देखने को मिले तो एकदम आसानी से आप कर सकते हो दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्या है भाई, मनुष्यों में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या करें, यानी कि दोहरा परिसंचरण। पांचवा क्या है भाई, ब्रिक कानून। ब्रिक कानून भी ऐसा होगा दोस्तों, आप घबरा नहीं जाओगे सर ऐसा क्वेश्चन तो मेरे को नहीं मिला। इसी को नेफ्रॉन भी बोलते हैं, यानी कि नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन की, यानी कि 5 नंबर भी पूछे जाते हैं।
ठीक है। तो अध्याय 6 पे चलते हैं। 6 नंबर क्या कहा था दोस्तों, मैंने सारे जो आपके साइंस में था वो सारे चैप्टर वाइज आपको करके निकाल दिया है इंपोर्टेंट। जो छठा क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। तो 1 नंबर में क्या कह रहा, प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसके कौन कौन से घटक है, आपको 3 नंबर में पूछे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिवर्ती चाप क्या है, इसके कौन कौन से घटक है, 1 नंबर हो जाएगा दोस्तों। 2 नंबर क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करे, ठीक है। ये भी पूछे जाते हैं दोस्तों, एकदम आसान सा, इसको भी बहुत बार पूछा गया है। प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करे। तीसरा नंबर क्या है, ऑक्जिन हार्मोन क्या है, इसके 2 कार्य देखिए। तीसरा नंबर क्या है भाई, ऑक्जिन हार्मोन, है ना, 1 सेकेंड, हाँ, ऑक्जिन हार्मोन, ये तीसरा भी पूछे जाते हैं। चौथा क्या है, मनुष्यों में बनापन का क्या कारण है, ठीक है, ये भी पूछे जाते हैं। तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। जैसे मैंने यहाँ 4 क्वेश्चन छांट के आपको निकाल दिया, तो 4 क्वेश्चन करने में आपको बड़ी आसानी होगी। 4 क्वेश्चन आप आसान से कर सकते हो। आपकी किताब में बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा कुछ हम स्मार्ट वर्क क्यों ना करें, जो इंपॉर्टेंट है उसको क्यों ना करें, ठीक है। तो इसी प्रकार से इन्हीं बातों के साथ चैप्टर 7 को चलते हैं। चैप्टर 7 क्या कह रहा, देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन छांट के मैंने निकाला है दोस्तों। चैप्टर 7 में जनन कैसे करते हैं। 1 नंबर में क्या है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, ये भी क्वेश्चंस को बहुत बार पूछा गया है। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, इसको तो बार बार पूछते रहता है, जब उसका मन पड़े उठा के दे देता है। तो इसलिए आप भी पढ़ के जाइएगा, वो जब दे आप तब उसका आंसर आसानी से कर पाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, परागन व निषेचन क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। आपको ये भी पूछ सकता है, परागन व निषेचन में अंतर बताइए, आपको घबराने की कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। चौथा क्या कह रहा, मानव वृषण के 2 कार्य, यानी कि मानव जो वृषण होता है, जो टेस्टिस होता है, उनके आपको 2 कार्य पूछ रहा है दोस्तों। आप एकदम आसानी से इसके 2 कार्य को लिख सकते हैं, और इसको भी बार बार पूछे जाते हैं। तो आप बार बार ही पढ़ के जाइए, और एक बार ही पढ़ के जाइए, लेकिन पढ़ के जरूर जाइए और एग्जाम में आंसर करके जरूर आइए, ठीक है। अध्याय 8 क्या कह रहा, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। 1 नंबर क्या कह रहा, अनुवांशिकता की परिभाषा दे, आपको ये भी पूछ सकता है। 2 नंबर में आप कर पाओगे एकदम आसानी से, जो पीढ़ी दर पीढ़ी आपने ट्रांसफर करेगा, अनुवांशिक गुणों को बढ़ाएगा, वो अनुवांशिक होगी, है ना। अनुवांशिक में मेंडल का क्या योगदान है भाई, आपको अगर दोनों मिला के दे तो 3 नंबर, यानी कि टोटल आपको 5 नंबर पूछे जाएंगे 1 नंबर क्वेश्चन में। समझ में आ रहा है, यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन आप समझ गए। दूसरा क्या कह रहा भाई, मेंडल के प्रयोग द्वारा कैसे पता चला कि लक्षण प्रभावी अथवा अप्रभावी होते हैं। तो 2 नंबर में काफी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर की भी पढ़ के जाइएगा। 3 नंबर तो काफी इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट वीवीआई में इसको कहूंगा इसको, ठीक है। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं, मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण कैसे होता है, आपको ये क्वेश्चन सबको पूछे जाते हैं दोस्तों। इसको मैंने क्या कहा, मोस्ट वीवीआई, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर समजात और समरूप, यानी कि समजात आपको ऐसे स्पेलिंग होगा, आपकी किताब में आप ढूंढोगे ये वाला झ तो आपको नहीं मिलेगा। तो समजात और समरूप में अंतर स्पष्ट करे, इसको भी काफी बार पूछा गया है, तो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको अगला वीडियो पे प्रोवाइड कर दूंगा। 9 पे चलते हैं। अध्याय 9 पे, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन तथा परावर्तन। 1 नंबर क्या कह रहा दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर आपको बताना है, ठीक है। अंतर बता दिए, एकदम सही है। दूसरा पे क्या कह रहा, उत्तल लेंस को अभिसारी तथा अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है, ये आपको जानना है, जान के जाना है, और आपको वहां पे आंसर करके जरूर आना है। तीसरा क्या कह रहा, कोई एक मैथ सोल्यूशन पूछेगा, यानी कि यू का मान दे देगा या भी का मान दे देगा, आपको एफ निकालने के लिए बोलेगा, और आसानी से आप एफ का मान निकाल सकते हो, चाहे लेंस का फॉर्मूला से हो या दर्पण का फॉर्मूला से, सूत्र से हो, कोई दिक्कत नहीं। चौथा क्या कह रहा भाई, तीसरा नंबर क्या है, यहाँ पे चौथा होना चाहिए, कोई एक लेंस या दर्पण का सचित्र वर्णन करे, आपको वर्णन दे देगा, कोई ये दर्पण है, यहाँ पे कोई एक लाइन है, यहाँ फोकस दूरी और केंद्र के दूरी के बीच में जो बनेगा ऑब्जेक्ट वो कहाँ बनेगा, ये आपको बनाने के लिए दे सकता है ना। ऐसे क्वेश्चन सबको पूछे जाते हैं। अगला चैप्टर की ओर चलते हैं, अध्याय 10 पे चलते हैं, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। चैप्टर नंबर 7 में देखेंगे 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर स्पष्ट करें या व्याख्या कीजिए,
ठीक है, या निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष से किस प्रकार भिन्न है। आपको इन्हीं क्वेश्चंसों से, इन्हीं प्रकार से क्वेश्चन से फंसाना चाहेगा, आप फंसोगे नहीं। जो आप जानते हो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को आसानी से कर लोगे। ठीक है, दूसरा नंबर है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेत्र की असमंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, इसको भी बहुत बार पूछा है, और निकट दृष्टि दोष को भी बहुत बार पूछा है ना। जरा दृष्टि दोष उतना बार नहीं पूछता है, जिससे मैंने इंपॉर्टेंट में उसको नहीं शामिल किया, लेकिन उसको भी पढ़ के जाओगे, है ना, ताकि आपके एग्जाम में अगर वही पूछ दे तो आप आसानी से कर पाओ। ठीक है, तीसरा क्या है भाई, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं क्यों, है ना, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। आपको सिंगल भी कर सकते हैं कि तारे टिमटिमाते हैं क्यों, है ना, लेकिन ग्रह क्यों नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा है, लेकिन आपको अलग अलग पूछ सकते हैं। चौथा क्या कह रहा, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तभाव क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, चौथा नंबर, सूर्योदय के समय सूर्य रक्तभाव क्यों प्रतीत होता है, इस क्वेश्चन को भी पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, समझ गए होंगे। 11 नंबर पे चलते हैं, विद्युत, यानी कि चैप्टर नंबर 11 में विद्युत, जो ओम का नियम है भाई, और ओम का नियम के मत पूछो, जो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट में आते हैं दोस्तों। इसका सत्यापन करने बोलता है, कभी इसका प्रायोगिक करने बोलता है, कभी इसका परिभाषा देने बोलता है। तो आप सारे चीज को पढ़ के जाओगे तो आप एकदम आसानी से इसको कर सकते हो। दूसरा क्या कह रहा, पार्श्व क्रम संयोजन किसे कहते हैं, प्रतिरोधक R1 R2 इतना R3 को पार्श्व क्रम संयोजित करने पर समतुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त करे। दोस्तों यहाँ पे पार्श्व क्रम दिया है, आपको यहाँ पे श्रेणी क्रम भी दे सकता है कभी कभी। श्रेणी क्रम संयोजन से किसे कहते हैं, और बाद बाकी सारा सेम रहेगा, बस यहाँ पे श्रेणी क्रम दे देगा, बाद बाकी सारा, यानी कि पार्श्व क्रम या श्रेणी क्रम दोनों में से कोई एक पूछेंगे तो आप गलती नहीं करोगे दोस्तों, देखने में आप आसानी से करके आओगे। ठीक है, 3 क्या कह रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 3, 3 ओम 6 ओम तथा 9 ओम प्रतिरोध को किस प्रकार संयोजित करेंगे। संयोजन का कुल प्रतिरोध एक 18 ओम होगा और 18/11 ओम होगा। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, इसको आसानी से कर पाओगे, है ना दोस्तों। और एक चीज इस पे पूछता है कि 1 नंबर में दे देगा निम्नतम दे देगा, और इसका अधिकतम दे देगा। 2 नंबर में क्या दे देगा, अधिकतम। ठीक है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आपको निम्नतम बोले ना तो पार्श्व क्रम में जोड़ोगे, और अधिकतम बोले तो किस में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, है ना। यानी कि यहाँ पे कम है, ये ज्यादा है तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे, यहाँ पे कम है तो पार्श्व क्रम में जोड़ोगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं, चैप्टर का लास्ट नंबर है, चैप्टर 12 है, और 12 चैप्टर में से 2 ही क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट है, और 2 ही में से कोई एक क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है। ठीक है, 12 नंबर में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। 1 नंबर क्या कहता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के 3 गुणों को लिखिए, यानी कि 3 गुण जो होते हैं इसको लिखना है, एकदम आसानी से कर पाओगे। 2 नंबर अतिभारण एवं लघुपतन को समझाइए, यानी कि चैप्टर 12 तक, यानी कि एंड तक मैंने आपको समझा दिया, सारे इंपॉर्टेंट को बता दिया दोस्तों। आगे जो मैं आपको बताऊंगा, अच्छा और एक चैप्टर है भाई, चैप्टर 12 हमारा पर्यावरण क्या है। 1 नंबर में जैव भू रसायन चक्र क्या है, 2 उदाहरण दे, है ना। दूसरा क्या है भाई, ओजोन परत के अपक्षय के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसको तो बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। आप प्रीवियस PYQ जो मैंने वीडियो डाल दिया है, आप डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके देख सकते हो। ठीक है, ओजोन परत को बहुत बार पूछा गया है। तीसरा क्या है, पोषी स्तर क्या है, पोषी यानी कि पोषी होगा दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, पोषी स्तर क्या है, इसमें विभिन्न पोषी स्तर बनाइए। ठीक है, यानी कि 3 नंबर आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्या कह रहा है 3 नंबर को। 4 नंबर परितंत्र में अपमार्जक की क्या भूमिका, अगर अपमार्जक नहीं रहेगा तो बहुत सारे जीव जंतु कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे। यानी कि ये चारों क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट है, और इसमें से ज्यादातर ओजोन परत पूछे जाते हैं, और आपको पूछे जाते हैं ये पोषी स्तर क्या है। उपमार्जक भी पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पूछे जाते हैं, पढ़ के जाना है, जो मैंने छांट के निकाला है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा तो भी आपको प्रोवाइड किया है दोस्तों। और मैथ का, हिंदी का, जो भी ऑल सब्जेक्ट का मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करने वाला हूं दोस्तों। इसी कारण से आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डालूं आप तक पहुंच जाए। और तीसरी बात है दोस्तों कि मैं इन सब का आंसर प्रोवाइड करूंगा, वो भी अपने तरीके से। ठीक है, अपने तरीके से प्रोवाइड करूंगा, और उस तरीके को आप अगर आपके एग्जाम में लिखोगे ना तो आपको वादा करता हूं आपसे 1 नंबर भी कटौती नहीं होगी दोस्तों। इन कारणों से आपको थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।